जो भी इस बार पेपर में आया वो आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, ठीक है। और सारे क्वेश्चन मिलते चलेंगे। पहला क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 दिखाई दे रहा है, पीछे देखना सबको, आप लोगों को दिखाई दे रहा है ना। तो ये क्या लिखा है, कह रहा निम्न अभिक्रियाओं के वेग व्यंजक से इनकी अभिक्रिया की कोटि तथा वेग स्थिरांकों की इकाइयां यानी मात्रक बताइए। सही है, ये अभिक्रिया दिया है, उसके सामने ये अभिक्रिया का वेग व्यंजक दिया है। सही है ना भाई, ये आपका हो गया अभिक्रिया का वेग व्यंजक, इसमें ये दिया पूरा, इसमें ये दिया, ठीक है। तो अभिक्रिया का वेग व्यंजक दिया, कह रहा अभिक्रियाओं के वेग व्यंजक से इनकी अभिक्रिया की कोटि बतानी है और साथ ही साथ वेग स्थिरांक की मात्रक बतानी है, ठीक है भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक बात बताओ, वेग अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करने के लिए हमें किसी रासायनिक समीकरण की आवश्यकता नहीं होती, वेग व्यंजक से ज्ञात किया जाता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का कोटि देखिए क्या दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन की जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका कोटि क्या दिया भाई, ये वेग व्यंजक ये दिया हुआ है R बराबर के NO पावर 2। तो बताइए इसकी कोटि क्या होगी, कोटि को n से दर्शाते हैं, कोटि कितनी होगी, तो घात पर कितना है 2, तो इसकी कोटि क्या होगी 2। कोई दिक्कत, तो ये हो गया अभिक्रिया की कोटि। और पूछ क्या रहा था, वेग स्थिरांक की मात्रक, तो वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होगा, n बराबर 2 दिया है। देखो n कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक होता है मोल 1 माइनस n लीटर n माइनस 1 सेकेंड माइनस, ये होता है ना। यहाँ n कितना है 2 है, तो ये देखो 1 माइनस 2 करेंगे तो हो जाएगा मोल इनवर्स यानी -1, ठीक है। लीटर पे हो जाएगा n की जगह पे 2, तो 2 में से 1 गया 1, सही ना। और क्या हो जाएगा सेकेंड इनवर्स, तो ये 1 को लिखेंगे नहीं, यही आपका वेग स्थिरांक का मात्रक हो गया। इस क्वेश्चन में किसी कोई दिक्कत, चले इस वाले में आपको बताना है कोटि क्या होगा। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन है जो कि रिएक्शन यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे इसका क्या दिया है, वेग व्यंजक। तो कोटि बतानी, तो वेग व्यंजक दिया है R बराबर के H2O2, फिर क्या दिया, ये लिखा है I माइनस, क्योंकि माइनस पावर पे नहीं लगाया जा सकता है इसीलिए यहाँ पे लिख दिया गया, लगाया नहीं जा सकता मतलब यहाँ पे नहीं, टाइपिंग, सही है। तो ये हो गया I माइनस। तो अगर हम यहाँ से कहें कोटि क्या होगा तो बताओ, इसके घात पे कुछ नहीं मतलब कितना है 1 है, यहाँ पे कितना है 1 है, 1 प्लस 1 कितना होगा, कहाँ -1 है, ये तुमको -1 दिख रहा है, पावर पे होना चाहिए, सही है। अभिकारक के सांद्रता की घात, ये तो सांद्रता ही है अभिकारक, I माइनस, रिएक्शन में क्या है ना इधर ये I, ठीक है। तो इस I के लिए दिया, यहाँ पर खैर I माइनस है और यहाँ पे H प्लस है, ठीक है। तो ये घात नहीं है, कोष्टक के बाहर लगेगा तब घात होगा, सही है, कोष्टक के अंदर नहीं। तो n बराबर 1 + 1 बराबर 2, तो ये भी कौन से कोटि की अभिक्रिया है, द्वितीय कोटि। और आपको k का मात्रक निकालना है, सेम फॉर्मूला ये होता है मोल 1 माइनस n लीटर n माइनस 1 सेकेंड इनवर्स, या n की जगह पे 2 रखेंगे, सेम यही आंसर आएगा, क्या चीज मोल फिर लीटर सेकेंड इनवर्स। कोई दिक्कत, इसका वेग स्थिरांक का कोटि बता सकते हैं। तो देखो दिया है RCH3CHO, एल्डिहाइड समूह है, 2 कार्बन है, एथेन अल्केन, इसके पावर पे कितना है 3/2, तो इसकी कोटि हो जाएगा 3/2, सही ना। तीसरा की कोटि क्या हो गया 3/2। वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होगा भाई, तो k का मात्रक देखो, मोल के पावर 1 माइनस n करेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस n की जगह पे 3/2, तो सॉल्व करेंगे, 2 1 का 2 माइनस 3/2, 2 माइनस 3/2 क्या हो जाएगा -1/2, सही ना। तो यहाँ पर होगा क्या, मोल के पावर -1/2, लीटर के पावर क्या होगा, तो n -1 है, तो 3/2 का मतलब है ना 1.5, 1 और आधा, सही है। उसमें से 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा, आधा बचेगा, यानी 1/2। और सेकेंड पर तो कुछ करना ही नहीं, सेकेंड पर माइनस, ठीक है, उसी के गुणा में है। कोई दिक्कत, यहाँ पर बताइए अभिक्रिया की कोटि कितनी है, पावर पे 1 है, अभिक्रिया की कोटि 1। जब 1 रहेगा तो यहाँ n बराबर 0 रखेंगे, 0 हो जाएगा,
ये भी 0 जाएगा, ये दोनों खत्म, केवल क्या बचेगा सेकेंड। कर ले जाएंगे ना इस क्वेश्चन में, किसी कोई दिक्कत? आपको पीडीएफ, इस जो पीडीएफ बना है क्वेश्चन का, ये पीडीएफ आपके ग्रुप पे भेज दिया जाएगा, सही ना। जब पीडीएफ भेजा जाएगा तो आपको क्वेश्चन लगाने हैं, ये सोल्यूशन इसके साथ भेजा जाएगा, कंप्लीट जब हो जाएगा तब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है भाई, पढ़िए। करा अभिक्रिया 2a + b बराबर, या ऐसे लिखा है a to b, सही है ना, के लिए वेग, वेग मतलब वेग व्यंजक दिया है, क्या दिया है, वेग व्यंजक यानी वेग समीकरण, ठीक है। कह रहा है यहाँ इस वाले समीकरण में k का मान है 2.0 इंटू 10 पावर -6 मोल लीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स, ये किसका मान है, k का। कह रहा प्रारंभिक वेग की गणना कीजिए, स्टार्टिंग में वेग की गणना कीजिए जब सांद्रता a इतना से लेकर के b इतना था, यानी a की सांद्रता उतना था, b की सांद्रता इतना था, तब कह रहा वेग की गणना कीजिए, सही ना। और कह रहा अभिक्रिया के वेग की गणना कीजिए जब सांद्रता a घटकर इतना रहेगा, सही है। किसी कोई दिक्कत? सॉल्व किया जाए, चलिए ध्यान दीजिए इसमें। ये अभिक्रिया है ना, तो अभिक्रिया लिखा हुआ है 2a + b, और बन क्या रहा है भाई, a to b, सही है। कह रहा है इसका वेग, वेग मतलब प्रायोगिक वेग समीकरण r बराबर k a फिर b का स्क्वायर, सही ना, b का स्क्वायर है। एक बात बताइए, इसका कोटि कितना होगा, 2 और 1 3, लेकिन कह रहा है इसमें k का मान 2.0 इंटू 10 पावर -6 है, तो यहाँ मोल के पावर में कितना होना चाहिए था, -2, सही ना, ये भूल गया लिखना। लीटर के पावर n-1 करेंगे तो 3 में से क्या 2 आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है किसका मान है बताओ, k का वैल्यू आपको दे दिया है, k की वैल्यू कितना दिया है, 2.0 इंटू 10 पावर -6 मोल स्क्वायर लीटर -2 सेकेंड मोल -2 लीटर, ठीक है, ये हो गया। कह रहा है कि वेग की गणना कीजिए, इस r की गणना करनी है जब a कितना हो, 0.1 हो, a कितना हो 0.1, b कितना हो, तो चलिए ये आपका हो जाएगा फर्स्ट केस में आपका सांद्रता a मतलब a की सांद्रता कितना दिया है 0.1 मोल लीटर, वही मोल प्रति लीटर, और B की सांद्रता कितना है 0.2 मोल लीटर इनवर्स, सही है भाई। वेग कैसे निकालेंगे, आपको लग रहा होगा वेग निकालेंगे डेल्टा A बाई डेल्टा T से, यहां देखो वेग ही है ये, तो R बराबर क्या हो जाएगा, वेग निकालने जा रहे हैं ना, तो यही वेग ही है, R बराबर हो जाएगा K A B का स्क्वायर, सही ना। तो k का वैल्यू कितना है 2.0 है, 0 नहीं लिखना चाहिए, 10 पावर -6, दशमलव के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। ऐसे ही a की जगह पे कितना है 0.1, b के जगह पे कितना है 0.2, लेकिन इसका स्क्वायर होगा, सही है। ये हो जाएगा 2 × 10 घाते -6, इसको हम लिख सकते हैं 10 घाते -1, सही ना। और ये 0.2 का स्क्वायर करेंगे तो 0.2 मल्टीप्लाई बाई 0.2, ये हो जाएगा 0.04, सही है, क्योंकि 2 दूना 4 और 2 अंक पे दशमलव, तो 0.04 होगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4 × 10 घाते -2, यहाँ लिख सकते हैं -2, 4 × 10 पावर -2 मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 4 दूना 8 गुणे 10 के घाते -6 -1 -7 -2 -9, यही हो गया आपका R। मात्रक क्या होगा इसका, वेग का मात्रक मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ये वेग का मात्रक होता है, इसको हमेशा के लिए याद रखेंगे, यही आपका वेग हो गया। ये प्रारंभिक वेग की गणना कर लिया गया। अब दूसरा क्या कह रहा है, तथा अभिक्रिया के वेग की गणना कीजिए, वेग की गणना कीजिए जब सांद्रता a घटकर इतना रह जाए, सही ना। आपको तब वेग बतानी है जब सांद्रता a घटकर इतना रह जाए। तो ध्यान से समझिए, ये तो हो गया स्टार्टिंग में वेग,
सही ना। जब इतना रह जाएगा तो वेग कितना होगा, तो हम कह रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, बस इसमें ए का मान परिवर्तन किया गया है, ए का मान परिवर्तन किया गया है, बी वही रहेगा जो स्टार्टिंग में था, सही ना। तो आपकी दूसरे केस में आपको वेग ज्ञात करना है, कब, जब ए कितना हो जाए भाई 0.06, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 6 इंटू 10 पावर -2 मोल लीटर इनवर्स सांद्रता है ना, तो मोल प्रति लीटर, ठीक है। इसमें केवल ए की मात्रा परिवर्तित कर दिया गया, समय में नहीं दिया है, इसलिए आप इसमें समय से निकालने का प्रयास बिल्कुल ना करें, जो वेग समीकरण है उसी से वेग निकलेगा। तो ए की सांद्रता इतना हो गया, बी में कोई परिवर्तन किया गया है, तो बी जो स्टार्टिंग में था वही रहेगा, कितना था स्टार्टिंग में 0.2, तो उसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 10 पावर -1 मोल लीटर इनवर्स। बताइए कोई दिक्कत। तो अब इस स्थिति में आपको वेग की गणना करनी है, तो बताओ आर बराबर फॉर्मूला तो वही दिया है के ए बी पावर 2, यही दिया है। तो यहां आपको आर निकालनी है, के वही होगा जो स्टार्टिंग में था, क्योंकि वेग स्थिरांक किसी एक अभिक्रिया के लिए कभी भी परिवर्तित नहीं होगा, वो स्थिरांक है, फिक्स रहेगा। तो कितना है 2 इंटू 10 पावर -6, ए की वैल्यू 6 इंटू 10 पावर -2, यहाँ भी घात दिया रहता तो सबका स्क्वायर वगैरह करना होता, यहाँ b का स्क्वायर करना है, यानी इसका स्क्वायर करना है, तो b का स्क्वायर यानी 2 इंटू 10 पावर -1 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, इसका हो जाएगा 2 1 का -2, तो जाएगा 4 इंटू 10 पावर -2। देखिए सॉल्व करेंगे, 4 छक्का 24, 24 दूना 48, और घात में क्या हो जाएगा -6 -2 -2 तो -10, 10 घाते -10, इसको एक अंक पे कम से कम दशमलव लगाना है, तो हो जाएगा 4.8। अभी यहाँ दशमलव नहीं था, इसका मतलब इधर था दशमलव, सही ना, उसको इधर लाया गया तो एक अंक लाया गया तो उतना अंक प्लस कर देना चाहिए, सही ना। गुड़े 10 घाते -10 प्लस 1, जब इस एक अंक को इधर लाए तो प्लस लगा दिए, अगर इसको उस साइड ले जाते तो माइनस लगा दिए, ये हो जाएगा 4.8 इंटू 10 पावर -9, मात्रा क्या होगा मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। किसी को दिक्कत, ये हो गया आपका हो गई, समझ में आया कि नहीं भाई। ये क्वेश्चन नंबर था 2, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, हम कोई साइड बुक के क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं, आप लोग साइड बुक का क्वेश्चन जाके लगा लेना, वो इससे बेहद आसान होगा, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था। देखिए एनसीईआरटी में एक टाइप के क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 देते हैं, उससे ज्यादा नहीं देता, और आपके साइड बुक में एक हेडिंग रहेगा तो उससे रिलेटेड 7-8 क्वेश्चन दे देगा, सही है। तो यहाँ पर कोई दिक्कत है, इसमें 2 केसेस में पूछ रहा था, यह वेग समीकरण दिया था, यहाँ पर के का मान दिया था और सांद्रता ए दिया था और बी दिया था, तो पूछ रहा था वेग कितना होगा, तो उसके लिए यहाँ सॉल्व कर लिया गया। वही कह रहा है जब सांद्रता को परिवर्तित, तब वेग ज्ञात कीजिए जब ए घट करके इतना रह जाए। अगर ये कहता ए इतना परिवर्तित हो जाए तो क्या करते, अगर ये कहता कि ए इतना परिवर्तित हुआ तो पहले वाले में से इसको घटाते, वो होता बची हुई सांद्रता, क्योंकि हमेशा आपको बची हुई सांद्रता रखनी होती है। यहाँ पे कह रहा है घटकर ए इतना रह गया, इसका मतलब वो ए दिया ही है, ठीक है। कोई दिक्कत, अगर परिवर्तन दिया रहता तो स्टार्टिंग वाले में से घटा करके तब लिखते पहले, ठीक। आगे बढ़े, अगर उसने कहता कि जब ए इतना घट जाए, इसका मतलब ये परिवर्तन हुआ, और जब परिवर्तन हुआ तो क्या कर देते हैं, घटा देते हैं, सही है ना। तो अभी हमने कहा इतना रह जाए, इसलिए अगर आपकी किताब में कह दिया इतना परिवर्तन हो जाए तो उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन लगाइए, ठीक है। आगे बढ़े भाई, किसी कोई दिक्कत। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है। इसमें थोड़ा सा कट गया है, फिर भी हम पढ़ के सुना दे रहे हैं आपको, सही है, मतलब ऊपर ज्यादा ऊपर लिख दिए जो कि पेज से बाहर हो गया। क्वेश्चन लिखा है प्लेटिनम की सतह पर NH3 का अपघटन शून्य कोटि की अभिक्रिया। कोई प्लेटिनम है, उस पे NH3 आकर के टूट रहा है, प्लेटिनम एक उत्प्रेरक है, उसके ऊपर NH3 आके क्या हो रहा है, टूट रहा है, और यह अभिक्रिया कौन सी है, शून्य कोटि की अभिक्रिया। कह रहा है यदि N2MH2 के उत्पादन की दर क्या होगी, निर्माण की दर पूछा है, क्या होगी जब K का मान इतना हो, बस K का ही मान दिया, सही है ना। देखिए टूट कौन रहा है, NH3, टूट कौन रहा है, NH3, किसके रूप में, तो ये N2 और H2 के रूप में टूटता है। अगर आपको बैलेंस करना है तो एक काम करिए, यहाँ 2 लगाइए तो यहाँ 3 लगा दीजिए,
सही ना, रिएक्शन हो गई बैलेंस। अब कह रहा है अपघटन शून्य कोटि की अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है? शून्य कोटि की। देखो क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल हो गया। शून्य कोटि की अभिक्रिया सांद्रता पर निर्भर, शून्य कोटि की अभिक्रिया है तो ये किस पर निर्भर नहीं करती? सांद्रता पर निर्भर नहीं करती। तो सांद्रता किसी का चाहे जितना हो, वेग सबका बराबर होगा, वेग सबका बराबर होगा, कोई दिक्कत? तो कह रहा जब k का वैल्यू, देखो k का वैल्यू वो है ना, अगर शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए हम कहें कि r बराबर क्या होगा तो आप क्या लिखेंगे? k ये NH3 के पावर 0 लगाया जाएगा क्योंकि शून्य कोटि की अभिक्रिया। अगर इधर से लिखे तो r बराबर k N2 के पावर 0, ऐसे ही r बराबर k H2 के पावर 10 पावर माइनस, ठीक है। तो ये देखिए अगर हम ऐसे लिखते हैं तो अगर हम कहते हैं कि इनके विघटन की दर या k का मान क्या होगा जब N2MH2 के उत्पादन की दर क्या होगी, इनके उत्पादन की दर ज्ञात करनी है, यानी वेग ज्ञात करनी है। तो वेग वही होगा जो वेग स्थिरांक होगा। और आपको एक बात बता दें, वेग भले सांद्रता पर निर्भर ना करे लेकिन वेग स्थिरांक इसके पहले लिखी संख्या पर निर्भर करती है, सही ना। देखिए अगर हम इसके लिए अगर हम कहें क्या लिखेंगे औसत वेग, तो यहां से होगा 1/2 डेल्टा NH3 बाई डेल्टा T, ये होगा कि नहीं? तो इधर होगा 1/2 डेल्टा N2 बाई डेल्टा T, तो इधर होगा 1/3 डेल्टा H2 बाई डेल्टा T। एक बार फिर से देखते, शून्य कोटि की अभिक्रिया है, सही है, ये तो कंफर्म है ना। शून्य कोटि की अगर अभिक्रिया है तो R बराबर होगा K, सांद्रता में NH3 है तो NH3 पावर क्या होगा? 0, ठीक है। ये हमारा वेग निकल रहा है पूरे समीकरण का वेग, सही ना, वो हमारा इससे नहीं इससे निकल रहा है। और आपको ये बात पता होनी चाहिए कि ये भी वेग है और ये भी वेग है, तो सब आपस में क्या होंगे? बराबर। समाकलित वेग समीकरण कैसे निकालते हैं? प्रायोगिक वेग में वेग बराबर होगा, यहां से जो आपको याद होगा माइनस dr/dt या dr/dt, सही ना। तो अगर हम कहते हैं यहाँ केवल हम k रख देते हैं, चलो 2.5 इंटू 10 पावर माइनस 4, तो सांद्रता पे निर्भर करता नहीं, तो ये हमारा वेग डायरेक्ट यहां से हो गया। अब आपको पता है कि विघटन की दर या निर्माण की दर ज्ञात करनी है, तो N2 और डेल्टा T 1/2 डेल्टा N2 बटे डेल्टा T हमारा वेग है, अभिक्रिया का वेग है। और इसमें डेल्टा N2 बटे डेल्टा T क्या है? N2 के निर्माण की दर है। डेल्टा N2 बटे डेल्टा T आपको ये ज्ञात करना है पहली चीज, क्योंकि N2 के उत्पादन की दर, और क्या ज्ञात करना है? डेल्टा H2 बटे डेल्टा T, ये ज्ञात करना है। मैं वैसे ही निकालने की कोशिश कर रहा था इसी फॉर्मूले से, लेकिन अभी हमने यहां से वेग निकाला और ये बराबर करने जाएंगे इन सबके, सही ना। तो अगर हम यहां से लिखेंगे तो बोलेंगे 1/2 डेल्टा N2 बटे डेल्टा T, ये क्या है? वेग है, और ये भी क्या है? वेग ही है, तो ये बराबर हो जाएगा 2.5 10 पावर माइनस 4। तो हमको केवल इतना निकालना है, तो अगर हम इतना निकालेंगे तो बोलेंगे डेल्टा N2 बटे डेल्टा T, तो ये 2 इधर भाग में, उधर जाएगा तो गुणा में, 2.5 में 2 का गुणा होगा तो 5 इंटू 10 घाते माइनस 4 हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स सेकेंड। ये हमारा इसका हो गया। और आपको ये बात पता होनी चाहिए कि ऐसे ही ये भी पूरा वेग ही है, अभिक्रिया का औसत वेग लिखते समय सब बराबर होते हैं। तो यहां से मैं डेल्टा H2 बाई डेल्टा T निकालना है, तो हम कह सकते हैं कि R बराबर होगा 1/3 डेल्टा H2 बटे डेल्टा T। ये हो जाएगा, R का वैल्यू दिया है, R का वैल्यू कितना है? 2.5 10 पावर माइनस 4 बराबर हो जाएगा 1/3 डेल्टा H2 बटे डेल्टा T। तो यहां से 3 को इधर गुणा कर देंगे तो डेल्टा H2 बटे डेल्टा T क्या आएगा? 25 तिहाई 75, 7.5 में 10 जाते माइनस 4, मात्रक होगा मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। चलिए ध्यान से एक बार फिर से समझ लीजिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये इसमें अमोनिया का विघटन, शून्य कोटि की अभिक्रिया, अपघटन का है, विघटन का इसका होता है टूटना। तो अमोनिया हमेशा इस तरह से टूटता है, अमोनिया हमेशा किससे टूटेगा? नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन।
बैलेंस अगर करना है, क्योंकि भाई आपको पता है औसत वेग लिखने के लिए समीकरण बैलेंस होना जरूरी है, तो हमने कहा यहाँ n2 दो बार है, तो इस n को दो बार करने के लिए 2 लगाया, जैसे ही 2 लगाए h की संख्या हो गई 3 दूना 6, यहाँ केवल h2 था तो 6 करने के लिए 3 लगा दिए, ये हो गया। अब हमने कहा इसका औसत वेग लिखेंगे तो पूरा यही फॉर्मूला बनेगा, इन सबका औसत वेग में सब आपस में क्या होंगे बराबर। और क्वेश्चन क्या रहा था कि ये इनका जो अपघटन है वो शून्य कोटि का क्रिया, इसका मतलब वेग बराबर के ए पावर क्या होगा 0 होगा, सही है ना, यही होगा शून्य कोटि का क्या किए। तो r बराबर इसके पावर 0 मतलब वैल्यू 1 हो गई, जो k का मान है वही वेग हो जाएगा। तो वेग हमारा हो गया 2.5 10⁻⁴ जो कि दिया हुआ है। अब ये हो गया अभिक्रिया का वेग, क्या हो गया अभिक्रिया का वेग। आपसे पूछ रहा था n2 के उत्पादन की दर और h2 के उत्पादन की दर, यानी ये डेल्टा n2 बटे डेल्टा t पूछ रहा है और डेल्टा h2 बटे डेल्टा t। इसमें क्वेश्चन में हम ये भी कह सकते हैं कि अमोनिया के विघटन की दर ज्ञात कीजिए, तो उस समय हमको निकालना होता डेल्टा NH3 बटे डेल्टा t, और ये वैल्यू माइनस में आती, क्योंकि यहाँ माइनस था वो माइनस से उधर गुणा कर देते। तो देखिए हमको अगर यहाँ डेल्टा n2 बटे डेल्टा t लिखना है तो हम कह सकते हैं यही अभिक्रिया का वेग है पूरा, और ये वेग है तो वेग हमने कितना निकाला इतना, तो ये और वो वेग क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। बराबर किया, यहाँ से देखो 1/2 है तो ये 2 को भेजेंगे उधर तो गुणा हो जाएगा, तो 2 का 25 में गुणा करेंगे 50 हो जाएगा, यानी 5.0 गुणे 10⁻⁴। तो आपका एक आंसर ये हो गया n2 के निर्माण की दर या उत्पादन की दर। अगर हमको यहाँ से डेल्टा h2 बटे डेल्टा t निकालना है तो ये भी वेग ही है, और वेग है तो इस वेग के बराबर होगा, तो वेग को बराबर किया गया तो यहाँ से 3 का इधर गुणा कर दिया, 25 × 75 7.5 गुणे 10⁻⁴। कोई दिक्कत, ये हो गया h के निर्माण की दर। आगे बढ़े भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। क्वेश्चन देखिए क्या करा है, डाईमेथिल ईथर। डाईमेथिल ईथर के अपघटन से, अपघटन मतलब टूटने से क्या क्या बनता है, CH4H2 तथा CO बनते हैं, यानी रिएक्शन के पहले इधर ये रहेगा तो तोड़ेंगे तो इतना पूरा बनेगा, ठीक है। बैलेंस करने का बाद में करेंगे। इस अभिक्रिया का वेग समीकरण या अभिक्रिया का वेग निम्न समीकरण द्वारा दिया जाता है, ये दे दिया अभिक्रिया का वेग, यानी ये है प्रायोगिक वेग समीकरण। यानी कौन सी कोटि की अभिक्रिया है 3/2, 3/2 है ना, 1.5 कोटि के 1.5, सही है। अब आगे क्वेश्चन सुनिए क्या कह रहा है, अभिक्रिया के वेग का अनुगमन बंद पात्र में बढ़ते दाब द्वारा किया जाता है। यानी वेग को हम जब देखना होता है कि वेग कैसे होगा, तो एक बंद पात्र में दाब को बढ़ाने पर देखा जा रहा है, सही ना। अब दाब बढ़ाएंगे तो वेग, दाब बढ़ाने पर वेग पता नहीं, आगे बढ़ते बंद पात्र द्वारा किया जाता है। अतः वेग समीकरण को डाईमेथिल ईथर के आंशिक दाब के पद में दिया जाता है, तो ये ऐसा होता है। अब यहाँ दाब के द्वारा दे रहा है, वहां पर सांद्रता के द्वारा था, सही ना। तो कह रहा है यदि दाब को बार में लिखा जाए, किसमें लिखा जाए बार में, तथा समय को मिनट में लिखा जाए, तो अभिक्रिया के वेग एवं वेग स्थिरांक की इकाइयां क्या होगी। क्वेश्चन दिखने में बड़ा है लेकिन है छोटा, मतलब पूरी तरह से व्याख्या पहले दिया है, इसके बाद छोटी सी चीज पूछा। देखिए क्या है, ऐसा क्वेश्चन बहुत मुश्किल है। अगर आ गया ना तो रहेगा 1 नंबर का या 2 नंबर का, सही ना। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे ही क्वेश्चन छोड़ देंगे कि इतना बड़ा क्वेश्चन है, सही है। तो यहाँ पे दिया कुछ नहीं है, देखो ये कह रहा है डाईमेथिल ईथर अपघटन हो रहा है, ये बन रहा है, इसका मतलब ये रिएक्शन अगर हम देंगे तो रिएक्शन कुछ ऐसे होगा, CH3O CH3, ये टूट रहा है किसमें CH4 प्लस H2 प्लस CO, सही ना। बैलेंस नहीं किया गया है, वो बैलेंस अपना कर लेना, वैसे भी इसकी जरूरत भी नहीं है। कह रहा है ये अगर ऐसे होगा तब अभिक्रिया का वेग समीकरण इस तरह से दिया जाता है। आपको पता होगा एक नॉर्मल अभिक्रिया का वेग समीकरण हमेशा सांद्रता के रूप में देता है, ये सांद्रता के रूप में, यानी इसका मात्रक मोल प्रति लीटर होता है, सही ना। लेकिन क्या रहा है कि अभिक्रिया के वेग का अनुगमन, जो वेग निकाल रहे थे ना, अब ये सांद्रता के रूप में नहीं, बंद पात्र में बढ़ते दाब द्वारा किया जा रहा है, सांद्रता के बजाय यहाँ दाब दे दिया, सही ना, किया जाता है। तो वेग समीकरण यहाँ पर ऐसा होता है, सही ना, ये दाब के रूप में। यानी कि ये देखो क्या दिया है P, यहाँ पे CH3O CH3 3/2, सही है ना। P का मतलब प्रेशर, और इसके ये बेस पर लिखा था, क्योंकि वो बेस पर बनाना थोड़ा मुश्किल होता है टाइपिंग में, इसलिए ये ऐसा लिखा गया है, ठीक है। तो ये लिखा ऐसे है, वेग बराबर KP CH3O CH3,
पावर 3/2। सही है, इस तरह से लिखा गया। कह रहा है यदि दाब को किसमें कर दें, बार में, दाब को किसमें कर दें, बार में, और समय को किसमें कर दें, मिनट में। तो कह रहा है बस आपको मात्रक बतानी, किसके, अभिक्रिया के वेग का मात्रक बताना है और वेग स्थिरांक का मात्रक बताना है। यानी एक बार आर का मात्रक बताना है और एक बार के का। अब ध्यान से समझिए, आप जब जनरली वेग का मात्रक निकालते थे तो कैसे निकाला जाता है उसको समझो। तो वेग का मात्रक होता क्या है, तो वेग का मात्रक होता है मोल लीटर इनवर्स सेकेंड। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये सांद्रता क्या है, सांद्रता। अगर ये सांद्रता है तो अब की बार इसी की जगह पे दाब किया गया और दाब का मात्रक क्या होगा, बार होगा। और यहाँ सेकेंड की जगह पे कह रहा है मिनट यूज कीजिए, ये हो जाएगा मिनट इनवर्स। सही ना। तो वेग का मात्रक क्या होगा, तो वेग का मात्रक हो जाएगा बार इंटू मिनट इनवर्स। सही है, ये वेग का मात्रक हो गया। अगली बार आपको किसका निकालना है, वेग स्थिरांक का। तो यहां से निकालेंगे वेग स्थिरांक का। देखो आर वेग स्थिरांक का मात्रक निकालना है तो आर बराबर के, यहां हो गया पी CH3O CH3 के पावर 3/2। इसका मात्रक हो गया बार फिर मिनट इनवर्स, ये हो जाएगा के। ये तो दाब है, दाब का मात्रक बार, बार की पावर में कितना है 3/2। यहां लिखेंगे बार इंटू इसके पावर में रहेगा 3/2। इसको भेजेंगे इस साइड, आके बटा में होगा, बटा में होगा तो ऊपर जाएगा तो -3/2 होगा। तो के बराबर क्या हो जाएगा, देखो इधर हो जाएगा बार फिर मिनट इनवर्स और नीचे क्या होगा बार के पावर 3/2। ये ऊपर जाएगा तो माइनस होगा, तो यहाँ पे है 1, ये जाएगा तो -3/2। तो 2 एका 2 में से 3 जाएगा तो -1, ये हो जाएगा बार पावर -1/2 फिर मिनट पावर -2। ये हो गया आपका वेग स्थिरांक। ठीक है, तो यही दो आंसर पूछा था, एक वेग का मात्रक और एक दाब वेग स्थिरांक का मात्रक। कब, जब आपका P क्या यूज किया गया हो, P यूज किया गया हो बार में। ठीक है, आगे बढ़े, चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पढ़ा गया भाई, शांत रहो। ये क्वेश्चन नंबर 5 है, ये क्वेश्चन नंबर 6। 5 में क्या कह रहा है, रासायनिक अभिक्रिया के वेग पर, रासायनिक अभिक्रिया के वेग पर प्रभावित करने वाले कारकों को लिखिए। ये तो थियरी वाला क्वेश्चन हो गया, सही ना। प्रभावित करने वाले कई कारक लिखा गया, ताप, दाब, क्षेत्रफल, अभिकारक की प्रकृति इत्यादि। सही है ना। तो ये क्वेश्चन थियोरेटिकल है, आप खुद से कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। यही हम कह रहे थे पेपर में इस बार आया हुआ है। कह रहा है किसी अभिक्रिया के लिए एक अभिक्रिया कौन सी है, द्वितीय कोटि की है। कोई एक अभिक्रिया है जिसके बारे में कोई पता नहीं है, अभिक्रिया की कोटि क्या है, द्वितीय कोटि। अभिक्रिया का वेग कैसे प्रभावित होगा, यदि अभिक्रिया की सांद्रता पहला दोगुनी कर दिया जाए, दूसरा। देखो जनरली अगर द्वितीय कोटि का है तो वेग समीकरण कैसे लिखेंगे, वेग समीकरण। तो R बराबर हो जाएगा K, सांद्रता को मान लेते हैं A, पावर क्या होगा 2। सही है ना। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है यदि सांद्रता क्या कर दिया जाए, 2 गुना। ये स्टार्टिंग में था इसलिए इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। सांद्रता दोगुना करने का मतलब जहां पर हमारा A है वहां पे हमें रखना होगा 2A, जहां पे A है वहां क्या रखना होगा 2A। उस समय आपको देखना है कि वेग कितना होगा। हमने मान लिया कि वेग हो जाएगा R2, हमको यही R2 ही ज्ञात करना है। तो R2 बराबर R की जगह पे R2, K तो वही रहेगा, सांद्रता की जगह पे क्या कर देंगे 2A, क्या कर देंगे 2A का स्क्वायर। ये समीकरण नंबर 2। 1 में 2 से क्या कर देंगे भाग। अभी हाल फिलहाल में ऐसा क्वेश्चन हम बता भी रहे थे आपको नोट्स में, सही है ना। भाग दिलाएंगे तो यहाँ हो जाएगा R बटे R2। यहाँ देखो K से K कट जाएगा, A का स्क्वायर A स्क्वायर, 2 का A का स्क्वायर 2 गुना 4A स्क्वायर, इससे कट जाएगा। तो R2 बराबर आएगा 4 × R।
4 इंटू, यानी सांद्रता को दोगुना करेंगे तो ये द्वितीय कोटि का क्या है, तो 2 के स्क्वायर में बढ़ेगा वेग, तो स्टार्टिंग का कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। सही है, एक फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड कह रहा है सांद्रता कितना कर दिया जाए, तो इसका मतलब ये समीकरण एक ही रहेगा। यहाँ पे सांद्रता a की जगह कर देंगे 1/2 है, तो आधा करेंगे कि इसके स्क्वायर में वेग होगा, यानी r/4 आ जाएगा, यानी 1/4वां भाग रह जाएगा। इस समय आपको R2 निकालना है, तो r की जगह पे रखेंगे R2 बराबर k, a की जगह पे रखेंगे a/2 का स्क्वायर, a/2 ही रखेंगे ना, और द्वितीय कोटि क्या है इसलिए स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 3। तो एक में क्या कर देंगे, थर्ड से r, सही है। ये हो जाएगा r/r2 बराबर k से k कट जाएगा, a का स्क्वायर है, यहाँ a²/4 हो जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा a², नीचे हो जाएगा a²/4, तो 4 जाएगा ऊपर, इससे कट जाएगा। r2 उधर निकालेंगे तो 4 को भेज दीजिए नीचे, तो r2 बराबर हो जाएगा r/4। इसका मतलब प्रारंभिक वेग का 1/4 हो जाएगा। मैंने कहा था जितना हम सांद्रता में परिवर्तन करते हैं उसके स्क्वायर में वेग में परिवर्तन होता है, ठीक है। क्यों वेग में स्क्वायर में, क्योंकि द्वितीय कोटि। समझ आया कि नहीं। इसी क्वेश्चन पे अब देखो सेम यही शब्द लिखे हो, ये तो जरूरी नहीं है, लेकिन एकदम ऐसा ही क्वेश्चन इस बार पेपर में आया था। 3 नंबर का था, पहला पूछा था अभिक्रिया की कोटि क्या है, और इसके बाद पूछा था कि अगर सांद्रता में इतना परिवर्तन कर दिया जाए, कोई अभिक्रिया की कोटि द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है तो सांद्रता में इतना परिवर्तन कर दिया जाए तो वेग में क्या परिवर्तन होगा, यही इस बार पेपर में था 2025 में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। करा वेग स्थिरांक पर ताप क्या क्या प्रभाव पड़ता है, तो वेग स्थिरांक, ताप बढ़ाने से वेग स्थिरांक बढ़ता है, तभी वेग भी बढ़ता है। आगे, ताप के इस प्रभाव को मात्रात्मक रूप से कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं, यानी मात्रात्मक रूप में मतलब अगर हम कितना ताप बढ़ाएं तो कितना वेग स्थिरांक बढ़ेगा। तो जनरली मैंने बताया कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में ताप को कितना 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर वेग स्थिरांक क्या हो जाता है, वेग स्थिरांक, वही वेग भी दोगुना नहीं, वेग स्थिरांक का मेन मात्रक है। वेग स्थिरांक क्या हो जाता है, दोगुना। इसका मतलब अगर हम कहें कि कहीं पर लिखा है T पर सांद्रता, तो हो जाएगा KT वेग स्थिरांक, सही ना। और अगर हम कहते हैं T प्लस 10 डिग्री सेल्सियस पर वेग स्थिरांक क्या होगा, इसको हम ऐसे लिखेंगे KT प्लस 10। तो जनरली हमने प्रयोग में यही पाया, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं KT प्लस 10 डिग्री सेल्सियस बराबर होगा 2KT। यही हम मात्रात्मक रूप में कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं, तो ऐसे। हाँ बस खत्म, क्योंकि दोगुना 10 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाएंगे तो वेग स्थिरांक क्या हो जाता है, लगभग दोगुना हो जाता है। तो ये लगभग दोगुना रूप में लिख दिया गया, यानी T टेम्परेचर पे जो वेग स्थिरांक होगा, और यहाँ T प्लस 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे जो वेग स्थिरांक होगा, तो ताप 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाए तो वेग स्थिरांक दोगुना होगा। बस इसी को मात्रात्मक रूप में लिखना। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन बढ़िया लेवल का है। क्या कह रहा है कि जल में एस्टर के छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, ये भी कटा हुआ है, सही ना। कौन सी कोटि का क्रिया है, प्रथम कोटि के जल अपघटन के निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त हुए। ये प्रायोगिक आंकड़े हैं। कह रहा है कि जब जल अपघटन कराया गया एस्टर का तो निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त हुए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 30 से, पहला क्वेश्चन ज्ञात कीजिए, 30 से 60 सेकेंड समय अंतराल में औसत वेग की गणना। इस सारणी का क्या मतलब है, ध्यान समझिए। ये समय सेकेंड में दिया है और एस्टर की सांद्रता मोल लीटर इनवर्स में दिया है सांद्रता। तो एस्टर से ही जल अपघटन कराया जा रहा है, तो एस्टर के बारे में दिया। कह रहा जब समय 0 था तो सांद्रता इतनी थी, 30 सेकेंड बाद देखा गया सांद्रता इतनी रह गई, सही ना। अगले 60 सेकेंड बाद देखा गया सांद्रता इतनी रह गई, फिर अगले 90 सेकेंड बाद देखा गया सांद्रता इतनी रह गई, सही ना। आपको याद है कि जो हमने ऐसे लिखाते थे R बराबर के A पावर, या फिर मैंने इसी क्वेश्चन पर ऐसे सारणी बनाया था कि A की सांद्रता इतनी, B की सांद्रता इतनी, तो वेग इतना, तो उस समय अभिक्रिया की कोटि ज्ञात कीजिए। तो ऐसे यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया, ध्यान समझिए। T बराबर 0 पर सांद्रता जो है वो A0 होता है,
और वो कितना दिया है 0.55। टी बराबर 30 सेकेंड पर, तो सांद्रता को बोलेंगे ऐसे ए 30 सेकेंड, सही, वही 80 जिसको कहते हैं, कितना है 0.31 मात्रक यहाँ है मोल प्रति लीटर। वैसे ही टी बराबर 60 सेकेंड पर आपको सांद्रता दिया है कितना भाई 0.1। अच्छा, ये सांद्रता क्या परिवर्तित हुआ दिया है, कितने पर कितना बचा है, तो 60 सेकेंड बाद इतना बचा है, सही ना। तो ये दिया हुआ है, तो कहा क्या रहा, ध्यान सुनो, 30 से 60 सेकेंड के बीच, यानी जब T1 कितना हो 30 सेकेंड और T2 कितना हो 60 सेकेंड, तो इस समय औसत वेग ज्ञात करनी है ना। ध्यान से T1 T2, तो T1 30 सेकेंड पर सांद्रता हो जाएगी A1, तो कितना है 30 सेकेंड पर, ऐसे ही T बराबर 60 सेकेंड, T2 है तो इस समय सांद्रता हो जाएगी 80, 0.17। अब ध्यान समझिए, औसत वेग पूछा है ना, तो औसत वेग बराबर क्या होता है, औसत वेग, ध्यान से सुनिए। पहली बात तो एस्टर से रिएक्शन कराई जा रही है, इसका मतलब एस्टर खुद अभिकारक है, और अभिकारक में सांद्रता निकालते समय हमेशा पहले क्या लगेगा, माइनस, वेग निकाल रहे हैं माइनस, और ये हो जाएगा डेल्टा ए बाई डेल्टा, ये होता है औसत वेग, तो ये हो जाएगा माइनस डेल्टा ए की जगह पे होगा A2 माइनस A1, और डेल्टा टी की जगह पे होगा T2 माइनस, यही है औसत, सही ना। तो यहाँ हो जाएगा माइनस A2 यानी 0.17, फिर माइनस करेंगे A1 यानी 0.31 बटे में T2 माइनस T1, T2 कितना 60 माइनस 30, सही है। इसके आगे इधर सॉल्व कर दे रहे हैं, देखिए 30 है, इसमें से इसको 30 है, 30, एक मिनट, ये कितना लिखा हुआ है 31, सही ना। देखो 31 में से 17 घटाओ, फिर बाद में 2 अंक पे दशमलव लगा लेना। 31 में से 17 जाएगा तो 3 इधर से 11 उधर से, यानी 14 बचेगा, ये हो जाएगा माइनस, और कोष्टक में बचेगा माइनस 14 का मतलब 2 अंक पे दशमलव लगा करके 0.14, सही ना, बटे में टी कितना है भाई 60 में से 30 गया 30, ऊपर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये है वेग, क्या है वेग, तो माइनस माइनस प्लस, देखिए ऊपर हो जाएगा, अगर हम 14 लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 30 गुणे 100, भाग दे दिया जाए, इसको ऐसे कर देते हैं 100 में एक जीरो और लगा देते हैं 1000, 1000 को ऊपर भेजेंगे 10 घाते माइनस 3, तो ऊपर हो जाएगा 10 घाते माइनस 3 गुणे 3 से 14 भाग देंगे, 3 चौके 12, 3 छक्का 18, 3 छक्का 18, ऐसे आता रहेगा, सही ना। तो ये हो गया वेग का मात्रक मोल लीटर इनवर्स, क्योंकि सांद्रता का मात्रक मोल लीटर इनवर्स था, समय का मात्रक क्या था सेकेंड, तो ये हो जाएगा सेकेंड, ये हमारा वेग। पहले क्वेश्चन का आंसर है फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा है कि 30 से 60 सेकंड के बीच औसत वेग की गणना, तो औसत वेग ये हो गया 30 से 60 सेकंड के बीच में। अगला क्वेश्चन क्या पूछा उसको देख लीजिए। अच्छा, एक बात आपको और ध्यान देनी है, कौन सी अभिक्रिया है, प्रथम कोटि। आगे देखो क्या करा, एस्टर के जल अपघटन के लिए छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की गणना इधर लिखा है कीजिए। आभासी, छद्म मतलब आभासी, तो ऐसी राशि, क्योंकि प्रथम कोटि की अभिक्रिया बहुत स्लो होती है, तो ये जो सांद्रता वगैरह दिया गया है, देख रहे हो कितने कैसे परिवर्तन है, ये बहुत छद्म से लिखा होता है, जहां जहां भी प्रथम कोटि की अभिक्रिया होता है वहां छद्म लिखा होता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, एनसीईआरटी की अपनी लैंग्वेज सही है, लेकिन उसके पहले आपको दे रहा है ना प्रथम कोटि, इससे पकड़ में आ जाएगा। ठीक, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, करा वेग स्थिरांक निकालिए। कितने लोग ऐसे हैं जो वेग स्थिरांक निकाल सकते हैं? देखो K बराबर होता है 2.303 बाई टी लॉग बेस 10 A0 बाई, ऐसे होता है ना। और मैंने कहीं आपको ऐसा भी बताया है, K बराबर 2.303 T2 माइनस T1 हो जाएगा लॉग बेस 10 A1 बाई, याद है कि नहीं? हम लोग कई तरह से निकाल सकते हैं। देखो
ये फॉर्मूला तब लगाएंगे जब t एक बार क्या हो 0, यानी ये जो सांद्रता है ये कौन सी सांद्रता है A0। इसके बाद आप अगर t बराबर 30 सेकेंड लेते हैं तो AT बराबर इसको रख सकते हैं, या अगर आप t बराबर 90 सेकेंड लेते हैं तो AT बराबर इसको रख सकते हैं, सही ना। तो आप किसी से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो किससे किया जाए, फर्स्ट लास्ट से कि फर्स्ट सेकेंड से? किसी से भी किया जा सकता है क्योंकि वेग स्थिरांक नियत होता है, तो चाहे जहां से निकालेंगे वेग स्थिरांक निकल जाएगा। तो चलिए, अच्छा इसका प्रयोग कब करेंगे, जैसे ये करें कि t1 हमारा 30 सेकेंड है तो वो समय A1 होगा, t2 60 सेकेंड है तो ये A2 होगा, उस समय रख सकते हैं। ठीक है, तो हम फर्स्ट वाले से रखते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। ये प्रायोगिक वेग समीकरण है। देखिए k बराबर हो जाएगा 2.303, हम t बराबर यहां से ले रहे हैं 0 से 30 सेकेंड, तो t बराबर क्या होगा 30, तो यहां रखा जाएगा 30 log बेस 10 A0 यानी प्रारंभिक, तो 0.55 और यहाँ AT 0.31 भाग देंगे तो सीधे 55/31 आएगा। सही है भाई। अब कुछ लोग को लगेगा लॉग की वैल्यू, तो लॉग की वैल्यू हम यहाँ से निकाल के रख लेते हैं। पेपर में आपके क्वेश्चन में जो भी क्वेश्चन देता है उसमें लॉग दे देता है, सही ना, तो ऑलरेडी वहां आप लॉग निकाल सकते हैं। लेकिन इस बार लॉग से रिलेटेड क्वेश्चन था ही नहीं इस बार के पेपर में। ठीक है, 2.303 बाई 30 ये हो जाएगा, देखो log 55 माइनस log 31 हो जाएगा। तो log 55 डायरेक्ट वैल्यू लिख दें, log 55 माइनस log 31। देखो ऐसे आप कितनों कोशिश कर लो, फैक्टर कर ले तो यहाँ log 11 आ जाएगा। थोड़ा शटर बंद कर दे तो क्वेश्चन बता ले। शटर गिरा दो भैया, सर आ गए कि नहीं, सर आए हैं कि नहीं, थोड़ा सा डाउन करो, थोड़ा सा, बस। ठीक है भाई, तो log 55 को कितनों फैक्टर करोगे, 5 गुणे 11 होगा। अब जब 11 आ गया तो 11 को फैक्टर नहीं कर सकते, इसलिए हम डायरेक्ट मान रख रहे हैं। log कितने का, कितना है 1.740, तो यहाँ क्या रखेंगे 1.740 माइनस log 31 का मान ना, log 31 की वैल्यू 1.4913, एटलीस्ट दशमलव के बाद 4 अंक लिखना है। 1.4913 ये हो गया आपका log वाली वैल्यू। बाकी इसके पहले 2.303 बाई 30, यही आप सॉल्व कर लेंगे तो k का क्या आ जाएगा, मान हो जाएगा। इसको आगे आप वैल्यू कर लीजिएगा, ठीक है, इसमें से घटा करके इधर गुणा कर लेंगे, वो आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 हम बताएंगे अगले दिन, सही है। आप जैसे जैसे आगे जाएंगे आपको सारे क्वेश्चन सारणी से मिलेंगे।